इस वीडियो में हम अपना लॉगिन साइन अप का एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। एप्लीकेशन का रन करते हैं। इसमें हम यहाँ से भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। अभी तो हम फ़िलहाल क्या करते थे, मेन फाइल में जाते थे और यहाँ से रन डिबग करते थे। ओके, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया है रन एंड डिबग का। यहाँ से भी अगर आप रन एंड डिबग करोगे तो यही सेम चीज़ चलेगी, लेकिन आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, क्रिएट अ लॉन्च जेसन फाइल। तो ये VS कोड ऑटो जनरेट करता है। इसमें आप देखोगे मोड रहता है, फ्लटर मोड। इसमें 3 तरीके का आता है, एक डिबग, प्रोफाइल और रिलीज़। तो हम लोग जो अभी करते हैं वो डिबग का करते हैं। अगर आपको और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना रहेगा, जैसा पोर्ट नंबर चेंज करना है, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ओके, अगर मान लो भी इसमें से कौन सा वाला आपको रन करना है, तो आपको सिंपली आप जैसे देख सकते हो 4 एप्लीकेशन में एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डिबग वाला। ओके, इसमें जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर नाम मिल गया हमें, वो सिलेक्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन जो है वो डिबग मोड में स्टार्ट हो जाएगा। मैंने और भी कुछ चीज़ें इसमें कुछ कोड्स जो है ऑलरेडी लिख दिया है टू सेव आवर टाइम्स। साइन अप में जाते हैं। इसमें हमें पता है हमारे यहाँ पे एक काम करते सब क्लोज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन रहेगा वरना। तो यहाँ पर जो है साइन अप का 2 तरीके का साइन अप है, एक है एम्प्लॉय साइन अप और एक है एडमिन साइन अप। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं साइन अप पेज का व्यू भी ओपन कर लेता हूँ। साइन अप पेज पे। ओके, तो मेरे ख्याल से प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब तो आपको कराई दिया था, अपना टू HR अटेंडेंस, हेलो देयर, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर एंड तक मैं बताता हूँ सब क्या किया है मैंने। तो यहाँ पर जब अगर एम्प्लॉय साइन अप करेगा तो उसे सिर्फ ये 3 चीज़ें जो है वो कॉमन है, एम्प्लॉय के लिए भी और एडमिन के लिए भी। बट अगर उसका रोल एम्प्लॉय है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है साइन अप कंट्रोलर में, इज़ एम्प्लॉय साइन अप, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ट्रू रखा है। अब ये जो आप बोलोगे ये .obx क्या है, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ऐप एक्सटेंशन करके फ़ाइल क्रिएट करवाया था आपसे, और ऑन नम पे रखा था। नम क्या होता है बेसिकली, आप कह सकते हो एक बेस क्लास है इंट और डबल का। अगर ध्यान दोगे आप, इंट, शायद एक सेकेंड, इंट इक्वल टू 0, हाँ, तो वो एक्सटेंड करता है नम को। ठीक है, वैसे ही अगर आप डबल को देखोगे तो भी एक्सटेंड करता है वो नम को। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, नम को डायरेक्टली कर दिया था। अगर हमारा जो हाइट विड्थ रहेगा, अगर आपको उसको 12.5 या ऐसा कुछ डेसिमल में देने का है उसे, तो उस केस में ये फिर सही रहता है, हमें इशू नहीं देता है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो कन्वर्टिंग हियर टू डबल। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन का इस तरीके से हम लोग ने यूज़ किया था। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर a इक्वल टू फॉल्स, तो आप a के ऊपर होवर करोगे तो आपको ये इसका टाइप दिखाएगा, ये बुलियन है। बट जैसे ही आप इसको डॉट लगा के obx करोगे, ठीक है, जैसे ये डॉट obx है, वैसे हम लोग ने अपने वेरिएबल का क्या नाम रखा था, विड्थ रखा था, तो ही हम इसको यहाँ पे यूज़ कर पा रहे थे, विड्थ और हाइट। जैसे मैं हाइट पे क्लिक करूँगा, देखो ये मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है, ये हाइट का जो मैंने नाम यहाँ डिफ़ाइन किया था।
वैसे ये डॉट OBX जो है इस पर क्लिक करोगे आप, तो अब वैसे ही सेम चीज़ देखोगे, इन्होंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है RX बुलियन पे। तो ये क्या करता है, बुल वेरिएबल नहीं, एक वो इनका ही एक क्लास है RX बुल टाइप का, तो वो ऑब्जर्वेबल क्लास है एक्चुअली बेसिकली एक तरीके से। तो उससे होता क्या है, जैसे आप OBX इसको आपने एक्सटेंशन ऐड कर दिया इसका यहाँ पे, इस व्यू में जब आप आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने एक बेसिकली क्या किया है, इसको अभी भूल जाओ OBX क्या है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रिमूव ही कर देता हूँ, मैं बताता हूँ OB क्या है, ठीक है। मैंने एक बेसिकली स्विच लिस्ट स्टाइल लिया है, डेंस ट्रू किया, उसका वैल्यू जो है एम्प्लॉय साइन अप। तो अगर आप मैं इसको होवर करूँगा, कंट्रोलर डॉट इस एम्प्लॉय साइन अप, मैंने यहाँ से कंट्रोलर से उठाया है इसको वेरिएबल को, और अगर मैं इसको ओवर करूँगा तो यहाँ पर RX बुल दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको है ना ये चीज़ हटा देता हूँ, तो ये मुझे क्या बोलता है, द आर्ग्यूमेंट टाइप RX बुल, मतलब जो ये वेरिएबल है ये RX बुल है, कैनॉट असाइन टू द पैरामीटर टाइप बुल। मैं RX बुल को बुल से असाइन नहीं कर सकता, ऐसा ये कंपाइलर बोल रहा है। सो इसमें क्या होता है, उसने मैंने आपको जैसे बताया कि RX बुल जो है एक गेट टेक्स्ट का ही अपना क्लास है। तो वो क्या करता है कि अगर यहाँ पे आप कंट्रोलर में देखोगे यहाँ RX बुल है, जैसे ही आप डॉट वैल्यू लगाओगे वो उसकी जो उसका वैल्यू रहेगा, जो डेटा टाइप रहेगा वो उसको जैसे कि RX बुल था तो वो बुलियन कर देगा, ठीक है। तो ये इधर ऐसा वो कर दिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल S कर सेव करता हूँ, ओके, ठीक है। अभी मैं अब देखोगे मैं इसको मैं इनेबल डिसेबल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, वरना पहले ये हो रहा था। तो अभी क्या कर सकते हैं, वो उसको मतलब UI अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपने OBX लगाया, आपको ऑब्जर्वेबल विजिट चाहिए, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कमांड डॉट रैप विथ बिल्डर करना, फिर ये कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना, और फिर यहाँ से इसको डिलीट OBX, ये गेटेक्स का है, ठीक है। तो फिर आप जैसे इसको करोगे, अब देखो अभी मैं ऑन चेन पे क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को, जो नई वैल्यू मुझे मिल रही है फंक्शन से, वो मैं इस एम्प्लॉय साइन अप को असाइन कर दे रहा हूँ इक्वल टू ये असाइन ऑपरेटर से, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको देखो टैप करूँगा, ये इनेबल डिसेबल हो रहा है। और वैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पर उसके बेस पे इनेबल ट्रू फॉल्स के बेस पे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को चेंज करके रखा है और स्टाइल दिया हुआ है। और ये कंट्रोल F8 लीडिंग क्या है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को, तो ये क्या करता है, ये पीछे चला जाता है, बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको आगे कर दिया, लीडिंग कर दिया, ओके। सो वैसे ही मैंने क्या किया, आप जैसे आप देखोगे मैं इनेबल डिसेबल कर रहा हूँ, तो देखो नीचे का जो विजिट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो चेंज कैसे हो रहा है, जैसा आपको पता चला अभी OBX क्या होता है, ये OBS क्या होता है, और OBX क्या होता है। OBX किसी वेरिएबल को बताने के लिए कि इसकी वैल्यू चेंज होएगी, तो उसका OBX जो रहे उसको लिसन करता रहेगा। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसमें से ये चीज़ हटा देता हूँ, मैं सिर्फ ट्रू पास करता हूँ, अभी इसके पास कोई वेरिएबल है नहीं लिसन करने के लिए, एक्चुअली ये यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, चेंज। तो ये देखो अभी मुझे एरर थ्रो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है, इधर भी है इस वजह से। हम देखो एरर थ्रो नहीं किया, एक्चुअली एरर थ्रो करना चाहिए कि why you are using OBX if you don't have any observable value, ऐसा करके देखो। हाँ देखो ये एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दिया, मैं जैसे साइन अप पेज पे क्लिक किया, यहाँ पर कहीं एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है गेट द improper use of getex has been detected, you should only use getex or OBX for the specific widget that will be updated. If you are seeing this error, you are probably did not insert any observable variables. तो observable ये हमारा ये observable variable हो गया, ठीक है, into getex और OBS।
इसको हम वापस से सही कर देते हैं। अब ये एरर चला जाएगा। तो मेरे को आपको ये बताना था कि OBS और OBX में क्या रिलेशन है, और अगर उसको अब हम लोग प्रॉपर से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्या एरर थ्रो करता है। ठीक है, वैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक विजिट जो अभी आप ये देखोगे, एक फिर ये जो हमारा पार्ट है एम्प्लॉय डिटेल्स और एक कंपनी आईडी, ये विजिट हमारा इतने में हो रहा है। उसके बाद ये हमारा साइन अप बटन है, और ये हमारा जो है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन बटन है। लॉगिन का रिच टेक्स्ट है, उसके क्लिक पे वो लॉगिन पेज पे जाता है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट समझाता हूँ। कभी कभी क्लिक नहीं होता है, क्या हो रहा है, रिस्टार्ट करना दो एक बार। ओके, क्यों नहीं हो रहा है? वैल्यू क्या है इसकी, नलेबल है ना? रिस्टार्ट करते हैं एक बार एप्लीकेशन को, ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली मेरा एमुलेटर का भी थोड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं, ये पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया है। काम करते हैं, एप्लीकेशन में डिलीट करते हैं एक बार। जितने भी एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, ठीक है। क्या हो गया इसे? सब कुछ तो बराबर कर रहे हैं। ओके, सॉरी। इधर वैल्यू जो है, इधर मैंने दिया, पास नहीं किया था इसको, इसके वजह से वो उसका अपडेट नहीं हो रहा था। UI तो अपडेट हो रहा था, बट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रह रहा था। ओके, ठीक है। अभी आते हैं इस विजिट पे, जो हमारा ये इसके क्लिक पे सब विजिट जो है इनेबल डिसेबल हो रहा है। तो एक फ्लटर की तरफ से एक विजिट प्रोवाइड किया गया है विजिबल करके। तो कंट्रोलर इज़ एम्प्लॉय साइन अप वैल्यू, मतलब अगर इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया, नॉट कर दिया। मतलब ट्रू है तो फॉल्स रहेगा तो ये रिप्लेसमेंट में जाएगा, और ट्रू रहेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वैल्यू क्या है, ट्रू है, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ट्रू है, बट मैंने यहाँ पे क्या नॉट यूज़ किया है, मतलब अब ये वैल्यू जो है ओरिजिनली फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है तो ये जाएगा रिप्लेसमेंट में, मतलब इस रिप्लेसमेंट विजिट को ड्रॉ करेगा, ना ही अपने चाइल्ड विजिट को ड्रॉ करेगा। तो रिप्लेसमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन विजिट बना के रखा है टाइटल के नाम से, जस्ट ये एम्प्लॉय डिटेल्स। तो इसमें एक पैडिंग लिया है, थोड़ा पैडिंग लिया है, और फिर रो में टेक्स्ट डाला है और आइकन यूज़ किया है, और आइकन डेटा जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में लिया है। ठीक है, सो वापस अभी हम ऊपर आते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फील्ड लिया है, और यहाँ पे मैंने एक कंपनी का आईडी हिंट टेक्स्ट डाला है, और एक कंपनी आईडी करके एक कंट्रोल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है क्रिएट किया है। ओके, और वैसे ही नीचे आएंगे तो वैसे ही वापस मैंने टाइटल यूज़ किया है,
और फिर 16 हाइट दिया। जैसे मैं अब मान लो कि मैं मेरा एक कंपनी है, मुझे अपना कंपनी रजिस्टर करना है, तो मैं इसको एडमिन साइन अप करूँगा। और फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम का फील्ड है, और फिर ऐप आउटलाइन बटन रो करके है। इसमें हमें अभी इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि वो टाइम सिलेक्शन का एक वो खुलेगा पॉपअप, और सिलेक्ट एंड टाइम। फिर अब आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा वर्किंग डेज रहेगा कि एक कंपनी कितना दिन वर्क करता है। जैसे मान लो किसी का कंपनी मंडे वर्क करता है, ट्यूसडे भी। लॉस्ट कनेक्शन टू डिवाइस, ये क्या होगा भाई? चलिए, मेरे पीसी में स्टोरेज का भी इशू है थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लो किसी का कंपनी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये दिन वर्क करता है, तो वो उस दिन को सिलेक्ट करेगा, एल्स वैसे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे ये हमने इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप कंट्रोलर में आते हैं। साइन अप कंट्रोलर में आने से पहले मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया वर्किंग डेज मॉडल के नाम से। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 पैरामीटर लिया है। लेबल जो कि फाइनल रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा कभी, और कोड भी उसका चेंज नहीं होएगा कभी, एक बार अगर इनिशियलाइज हो गया तो। और इस सिलेक्टेड को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, और कंस्ट्रक्टर में मैंने उससे रिक्वायर्ड रखा हुआ है, तीनों को रखा है। हमारा इस सिलेक्टेड जो है वो चेंज हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं टिक अनटिक कर रहा हूँ, तो इस सिलेक्टेड ट्रू फॉल्स हो रहा है। तो ये वर्किंग डेज मॉडल है, ये मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, जो हमारा साइन अप पेज का फोल्डर था उसके अंदर मॉडल करके एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर ये वर्किंग डेज मॉडल करके क्लास क्रिएट किया, और उसके अंदर एक मैंने फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ये क्लास क्रिएट किया। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्किंग डेज मॉडल लिस्ट के नाम से, लिस्ट किया, फिर उसको ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बना दिया मैंने, .obx लगा दिया। ठीक है, ऑन इनिट में क्या किया मैंने वर्किंग डेज डॉट वैल्यू, मुझे इसको इनिशलाइज करना था मंडे से लेकर संडे तक, मेरे को वैल्यू पास करनी है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपली क्या किया यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया, उसमें मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू पास की, फिर डॉट मैप किया। मैप करने के बाद मुझे वर्किंग डेज मॉडल, हमारा ये लिस्ट ऑफ टाइप कैसा है, RX लिस्ट वर्किंग डेज मॉडल। ठीक है, तो मैप में मैंने ये पास किया इटरेट करते टाइम, वर्किंग डेज मॉडल। लेबल में ये हमारा नाम आ गया, कोड में जो रहेगा वो हमारा अपर केस में रहेगा, E.2 अपर केस कर दिया मैंने। इस सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स कर दिया। तो अगर मैं बैक जाता हूँ, वापस आता हूँ और एडमिन पे स्विच करता हूँ, तो सारे डिसेबल है, कोई भी चेक नहीं है। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, अलाइन टॉप लेफ्ट, जो कि हमारा यहाँ पे एकदम एक काम करता है, इसको रिमूव कर देता है क्योंकि मैंने साइज बॉक्स ऑलरेडी यूज़ करके रखा है। ठीक है, डेकोरेटेड बॉक्स दिया मैंने, और के बॉक्स डेकोरेशन, ये जो ऐप थीम में ऑलरेडी ये जो है डिफ़ाइन करके रखा है ऐप थीम क्लास के अंदर। क्लास नहीं बनाया, ऐसे मैंने जस्ट एक क्रिएट कर दिया और उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर पैडिंग दिया, जो कि आप यहाँ पे फ्रॉम एवरीवेयर यू कैन सी दिस पैडिंग 16। ओके, फिर मैंने साइज़ बॉक्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो जितना ये रैप क्लास है, रैप क्लास क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे ही मैंने थर्सडे सिलेक्ट किया वो नीचे चला गया। ओके, अनसिलेक्ट किया ये इधर आ गया। तो रैप क्लास जैसे आपको पता होगा, रो में जो होता है वो इधर हॉरिजॉन्टली हमारा ऐड होते चला जाता है, और कॉलम में
वर्टिकली ऐड विजिट होता चला जाता है। रैप में कैसा होता है कि अगर आपको रो में हॉरिजॉन्टली ऐड करना है और आगे आपके स्पेस नहीं है और आप चाहते हो कि अगर आगे स्पेस नहीं है तो वो नीचे चला जाए, तो रैप कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और ये स्पेसिंग का मतलब ये है, ये दोनों की मतलब एक दूसरे के विजिट के बीच में हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस रहना चाहिए ये, और रन स्पेसिंग का मतलब ये वर्टिकली कितना स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकली स्पेस नहीं देते हम, सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्पेस देते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट डॉट जनरेट कंट्रोलर डॉट वर्किंग डेज डॉट लेंथ। वर्किंग डेज ऑलरेडी मैंने इनिट में यहाँ पे जनरेट करके रखा था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ये वाला स्टार्टिंग मतलब एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैं ये जनरेट कर रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, चॉइस चिप करके एक विजिट है जो फ्लटर प्रोवाइड करता है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चॉइस चिप से पास किया यहाँ पे ये वाली क्लास को मैंने, और फिर इसके कंस्ट्रक्टर में लेवल में मैंने क्या किया, वर्किंग डेज जो इंडेक्स से में इटरेट हो रहा है उसका मैंने यहाँ पे लेवल यूज़ किया। फिर स्टाइल में क्या किया, अगर वो सिलेक्टेड है तो उसका कलर वाइट रहना चाहिए, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो उसका कलर ब्लैक रहना चाहिए, तो ये कंडीशन लगा दिया। और उसकी वैल्यू जो रहेगी वो सिलेक्टेड है कि नहीं है यहाँ पे पास कर दिया, और ऑन सिलेक्टेड। तो अभी जैसे ही ऑन वर्किंग डेज पे मैंने एक फंक्शन बनाया कंट्रोलर के अंदर, साइन अप कंट्रोलर के पास ऑन वर्किंग डेज, इसके अंदर एक इंडेक्स करके पैरामीटर है, कौन सा इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है इस सिलेक्टेड की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ऑन वर्किंग डेज, कौन से इंडेक्स पे इस सिलेक्टेड की वैल्यू चेंज हुई है, तो मैं उसको ट्रू फॉल्स कर देता हूँ नॉट लगा के। और फिर मैं एंड में क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्किंग डे रिफ्रेश, तो अगर आप इसको भी देखोगे इज एम्प्लॉय साइन अप डॉट, अगर आप चाहते हो ठीक है कि आपका यूआई अपडेट होए, अब जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ ये विजिट ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो रही थी जब भी इसका वैल्यू चेंज हो रहा था। बट ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक पैरामीटर है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेरा कोई एक फील्ड है उसको अपडेट कर रहा हूँ, तो वो अपडेट नहीं होएगा। दैट्स वाई व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम अपडेटिंग होल विजिट। सो ये तो थोड़ा गलत है, तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको रैप कर देते हैं खाली, ताकि अगर जब भी वो मंडे संडे सिलेक्ट करेगा तो सिर्फ ये वाली विजिट्स रीड्रॉ होगी, ना कि ये पूरी होगी। ठीक है, तो bx सॉरी obx, ठीक है ये देखो, अगर आपको देखना है कि ये ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग वन लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है बिल्डिंग 2 लिख देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा तो 1 और 2 शायद दोनों ही प्रिंट होएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक अनचेक करता हूँ। ओके, तो ये दोनों ही वर्किंग डेज हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ बिल्ड 2 कॉल होए। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है वर्किंग डेज में, तो सिर्फ इसको सो यहाँ पर देखो, अब सिर्फ जो है बिल्ड 2 कॉल हो रहा है, ना कि बिल्ड 1 कॉल हो रहा है। ठीक है, ये वाला ये कॉल नहीं हो रहा है।
तो देखा आपने, फिर वो अब प्रिंट वन जो है अब कॉल, बिल्डिंग वन जो है अब कॉल नहीं हो रहा है। मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ और क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि ये मैं कैसे ओपन क्लोज़ कर रहा हूँ तो मैक में विंडो कमांड जे करने से ये टर्मिनल मतलब ये नीचे का सेक्शन ओपन होता है और क्लोज़ होता है, और कमांड बी से लेफ़्ट का सेक्शन ओपन क्लोज़ होता है। विंडोज़ में आई थिंक कंट्रोल बी जे रहेगा, ठीक है। कमांड जे से नीचे का सेक्शन, कमांड बी से लेफ़्ट साइड का सेक्शन, तो फिर विंडोज़ के लिए भी कंट्रोल बी और जे, ओके, ठीक है, ओके। सो ये इतना मैंने बनाया था। अभी आपको मुझे कुछ और भी चीज़ें दिखानी है। साइन अप, तो यहाँ पर जितने भी कंट्रोलर अगर आपने क्रिएट किया रहेगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसको आप डिस्पोज भी कर देना। अब आते हैं एक चीज़ पे, मेन डॉट डाट। याद है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे एक पैकेज जो है इंस्टॉल करवाया था। ये देखो, एक तो हमें यहाँ पे एरर दे रहा था कुछ, तो लिंट एरर दे रहा था कि मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैंने शायद विजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट किया तो वो एरर चला गया। तो कभी कभी ये आईडी भी थोड़ा इशू करता है, तो एक बार अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा सही है सब कुछ, तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना आईडी को, शायद एरर चला गया, ठीक है। और क्या, हाँ, मैंने आपसे ये गेट स्टोरेज करके एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था। सो ये मैंने आपको बोला था कि हम लोग शेयर प्रेफरेंस जैसा ही है, ये भी लोकल स्टोरेज में रीड राइट करता है। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गेट स्टोरेज डॉट इनिट कर, ये इंपोर्ट कर लेना आप सबसे पहले, फिर अवेट गेट स्टोरेज डॉट इनिट यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पर एक नया चीज़ आप देख सकते हो, इनिशियल बाइंडिंग। इनिशियल बाइंडिंग में अगर आप ओपन करोगे, मैं ओपन करूँ इसको, तो ये एक्सटेंड कर रहा है बाइंडिंग को। इसमें एक फंक्शन है डिपेंडेंसी करके, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डॉट पुट ऐप स्टोरेज कंट्रोलर, मतलब हमारा लोकल स्टोरेज, और हमारा जो भी एपीआई रहेगा, एपीआई का यूआरएल वो इसमें रहेगा। और अगर हमें एपीआई कॉल करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, एपीआई कंट्रोलर फॉर कॉलिंग एपीआईज, ठीक है। तो वन बाय वन आते हैं। इस मैंने ये फाइल को क्रिएट कहाँ किया है, कोलैप्स करते हैं सबको, इसको एक्सपांड करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया डेटा के नाम से, फिर उसमें मैंने इनिशियल बाइंडिंग, जो कि ये वाली फ़ाइल आप देख रहे हो, यहाँ पे रखी है मैंने, और यहाँ पे उसका क्लास बनाया, और ये सब जो आपको मैंने समझाया। अब सबसे पहले आते हैं, एक और मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया डेटा के अंदर, कंट्रोलर, ऐप स्टोरेज कंट्रोलर। तो ऐप स्टोरेज इसमें जो है एक्सटेंड किया गेटएक्स सर्विस को। अभी क्या है, होता है, ये वाली लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो एक स्टैटिक मेथड है टू करके, ऐप स्टोरेज डॉट टू करोगे आप, तो आप ये सब वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। अब ये वाली लाइन मैं आपको बताता हूँ, ये क्या कर रहा है, गेट इस रजिस्टर, ठीक है, गेट इस रजिस्टर। अगर मैं रिस्टार्ट करूँ तो इसका नाम क्या है, ऐप स्टोरेज कंट्रोलर। अगर हम ऊपर आएंगे तो आप देखोगे ऐप स्टोरेज कंट्रोलर। इनिशियल बाइंडिंग में मैंने क्या किया था, गेट डॉट पुट, मतलब भाई मैंने उस गेटएक्स पैकेज को बोला कि मुझे ये वाली क्लास जो है आपके मेमोरी में इनिशलाइज कराओ सबसे पहले। अगर आप मेन डॉट डाट में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि मैंने इनिशियल बाइंडिंग ना ही मैंने कहीं ऊपर रखा है, ना ही कहीं और रखा है, मैंने गेट मटेरियल ऐप के अंदर ही एक पैरामीटर है वहाँ पे पास किया है इनिशियल बाइंडिंग को। तो इनिशियल बाइंडिंग क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है कि इनिशियली बाइंड करो, इनिशियली क्लास को क्रिएट करो।
तो ये जितने भी है गेट ऐप स्टोरेज, API यूआरएल सर्विस, API कंट्रोलर, ये सारे देखोगे आप यहाँ पर इसने पहले इसको क्रिएट किया, फिर गेट मटेरियल वो सब क्रिएट हुआ, फिर राउटिंग आपका जो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद वो सब अपना एप्लीकेशन का फ्लो चला। बट सबसे पहले हमारा क्या इनिशलाइज हुआ, ये सब चीज़ें इनिशलाइज हुई। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाली लाइन गेट इस रजिस्टर। अभी क्या होता है, कभी कभी मैं आपको एक सिनारियो दिखाऊंगा बाद में, जब लॉगिन हो जाए, लॉगिन चेक करेंगे यूज़र इज़ लॉग्ड इन और नॉट। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ आपकी क्रिएट ही नहीं होती है, डायरेक्टली ये वाली क्रिएट हो जाती है। तो फिर इस यूज़र लॉग्ड इन में आप यहाँ पे आके इस वैल्यू को चेक करोगे तो आपको उसमें नल थ्रो मिल जाता है। मतलब वो बोलता है, एक एक्सेप्शन आता है कि ये वाली क्लास जो है अभी तक मेमोरी में इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है और आप इसको यूज़ करना चाहते हो, ऐसे टाइप का एक एक्सेप्शन आता है। सो मैंने क्या किया है यहाँ पे गेट इस रजिस्टर। अगर गेट एक्स क्या करता है, यहाँ पे देखता है अगर ये रजिस्टर हुआ है तो गेट डॉट फाइंड ये, तो ये फाइंड करता है और ये मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करके दे देता है। अगर उसे वेरिएबल नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो पुट करता है, जैसे कि हम ये इनिशियल बाइंडिंग में गेट डॉट पुट कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई यहाँ पे। साइंग अप कोई भी ले लेते हैं पेज में, लेज़ी पुट, फिर पुट, फिर गेट डॉट फाइंड। पुट और लेज़ी पुट में एक कॉमन है कि वो इनिशलाइज होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, और लेज़ी पुट का मतलब, पुट और लेज़ी पुट में ये कॉमन है कि वो क्रिएट होगा। ठीक है, बट लेज़ी पुट में एक ये है कि वो जब उसको ज़रूरत रहेगा तब वो क्रिएट होएगा। बट हम जो साइंगा पे ये सब तो पेज के लिए ठीक है, अगर उसको ज़रूरत रहेगा तब वो इनिशलाइज होएगा। बट हमें ये जो है ये तीनों क्लास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐप स्टोरेज कंट्रोलर जब हमें चेक करना है कि यूज़र लॉग देने के नहीं, सो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है, हमें ये सब पहले होनी चाहिए। सो इसीलिए गेट डॉट पुट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और उसको फाइंड करने के लिए गेट ने एक फंक्शन स्टैटिक मेथड दिया है डॉट फाइंड करके। तो ये हमें जो क्रिएटेड इंस्टेंस है वो हमें इसमें असाइन कर देगा। ओके, तो ये तीनों क्लास मैंने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। यूआरएल सर्विस में आते हैं, इसमें बेसिकली वही जो आपको मैंने पहला लाइन समझाया वैसा ही ये भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टाइप डिफ़ाइन भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं एक बार डिफ़ाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे बेस यूआरएल में क्यों ये लिखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है हमारा लोकल होस्ट में आप जब रन करोगे तो ये बेस यूआरएल रहेगा, ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, और सर्वर का मैंने जावा स्प्रिंग बूट में ये पोर्ट नंबर सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेस यूआरएल हो गया हमारे लिए, बेस यूआरएल यहाँ पर सेट कर दिया। और फिर हम अभी इस वीडियो में सिर्फ 2 ही एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, लॉगिन और साइन अप का। तो साइन अप का ये रहा ऑथ साइन अप और ये रहा ऑथ साइन इन। तो ये मैंने 2 वेरिएबल एक और क्रिएट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक और आते हैं एपीआई कंट्रोलर्स के नाम से। तो अगर आप देखोगे दोनों में मैंने यहाँ पे गेटएक्स सर्विस को इम्प्लीमेंट किया था। गेटएक्स सर्विस अभी इसमें आते हैं, मैंने इसमें एक्सटेंड किया है गेट कनेक्ट। सो आई थिंक मेरे ख्याल से गेट कनेक्ट भी जो है, आप बोलोगे कि एपीआई कॉल के लिए सब लोग HTTP DU यूज़ करते हैं, बट मैं सोचा अभी सब कुछ हम लोग गेटएक्स पे ही डिपेंडेंट है, तो ये भी फॉर एपीआई कॉलिंग वी आर गोइंग टू ऑल्सो यूज़ दिस गेट कनेक्ट। ओके, सो इसमें भी सब वही सब मेथड्स हैं जो आपको HTTP में ये सब में मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखोगे गेट कनेक्ट के अंदर ऐसा कमांड दबा के रखोगे और उस पर क्लिक करोगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से भी लगता है ये HTTP को ही यूज़ करता है क्या।
आई थिंक वही यूज़ करता है, वो भी HTTP को इंटरनली यूज़ करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जब मैंने गेट कनेक्ट किया तो HTTP क्लाइंट, ये HTTP क्लाइंट जो है ये मुझे गेट कनेक्ट से ही मिला हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, मैंने मेरा बेस URL जो है मैंने ऑलरेडी यूज़ करके दिया है, इसलिए नहीं सजेशन में आ रहा। बेस URL जो है मैंने यहाँ पे API URL सर्विस डॉट, जैसे मैंने आपको समझाया था API URL सर्विस डॉट टू, अगर ये इनिशलाइज वो चेक कर रहा है, इनिशलाइज है तो बोलेगा भाई तो मेरे को ला के दे उसका इंस्टांस, अगर नहीं है तो पुट करेगा। ठीक है, तो वो क्या किया, अगर वो चेक करता है और यहाँ पे ये कंफर्मेशन लेके आता है कि हाँ भाई नहीं रहेगा तो लेके आऊँगा, नहीं रहेगा तो इनिशलाइज करूँगा, और रहेगा तो लेके आऊँगा, और फिर बाद में मुझे बेस URL देगा। ये इसके अंदर ऑन इनिट में ही इनिशलाइज हो जाता है। ओके, फिर अभी क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बना दिया है सिंपल सा, कॉल गेट API और फिर यहाँ पर गेट मेथड है, और फिर URL पास कर दिया। कैच एरर आया, अगर एरर आया कुछ भी तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। वैसे ही कॉल पोस्ट API के लिए कर दिया है मैंने। ठीक है, इसको हम और भी ठीक कर सकते हैं, चेक करेंगे इधर ही अगर स्टेटस कोड 200 है, सो ये सब चीज़ें हम करते हैं धीरे धीरे। अभी आते हैं हम यहाँ पे, ये सब समझा दिया। ओके, और कुछ चीज़ें तो नहीं डाली मैंने, नहीं। ठीक है, ओके, अभी आते हैं साइन अप पे। अभी हमें एडमिन एक काम करते हैं, साइन अप करते हैं एडमिन के लिए। ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोलर को भी ओपन कर लेते हैं और वॉइड साइन अप, सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, API कंट्रोलर डॉट टू फॉर पोस्ट API, हमारा जो है ये पोस्ट है, हमारे बॉडी में ये सब डेटा चाहिए। ठीक है, फॉर एडमिन ईमेल एड्रेस दे दिया है, हम ईमेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं। ईमेल को हटाते हैं, यूज़र नेम टेक्स्ट कंट्रोलर डिस्पोज में इशू देगा, का नाम उससे मिलेगा नहीं। फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड और टेक्स्ट। फुल नेम,
अगर वो एम्प्लॉय है तो उसे ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। कंपनी नेम, कंपनी आईडी चाहिए ना हमें। शायद मैंने अपडेट नहीं किया इस साइन अप को। एम्प्लॉय में जाता हूँ मैं, कंपनी आईडी है, ठीक है। ये हमारा इंट में, इंटीजर में, तो हम क्या करते हैं, इंट डॉट पार्स कंपनी आईडी टेक्स्ट। ये तो एडमिन रहेगा। और यहाँ पर जो है कंपनी नेम नाम से कुछ कंट्रोलर शायद नहीं बनाया गया हमने, ऑर्गेनाइजेशन नाम से बना दिया है, ऑर्गेनाइजेशन डॉट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्टार्ट टाइम एंड टाइम चाहिए। स्टार्ट टाइम ये स्टार्ट टाइम एंड टाइम हमने अभी तक तो उसको कुछ किया नहीं, खाली बस वेरिएबल क्रिएट किया है। इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे अभी। कैसे असाइन करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे जो है वर्किंग डेज मांग रहा है हमसे, तो हमने वेरिएबल बनाया है वर्किंग डेज डॉट मैप। मैप क्या करता है, वर्किंग डेज में जो भी एलिमेंट्स है उसको इटरेट करता है, और आपको जैसा चाहिए, अब जैसे कि मैं पास करता हूँ एलिमेंट डॉट कोड डॉट टू लिस्ट, तो अभी ये क्या होएगा, ये लिस्ट जो क्रिएट होएगी ना, वो ऐसी लिस्ट क्रिएट होएगी जैसे कि कोड मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, कोड ई डॉट टू अपर केस, सो मंडे का ये हो जाएगा मंडे। तो ये जो लिस्ट बनेगा वो इसका लिस्ट बनेगा मंडे, ऐसा, ठीक है। डॉट मैप ये करता है, मतलब ये आपका डिफाइन करना है आपको कि आपको टाइप किस तरीके का चाहिए, लिस्ट ऑफ टाइप किस तरीके का चाहिए। अगर आप एलिमेंट डॉट ये करोगे, अगर आप टू लिस्ट पे ओवर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इस सिलेक्टेड करता हूँ, लिस्ट ऑफ बुलियन चेंज हो गया ना, इसका टाइप चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो ओके, ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं, ये हमने कर लिया, अब रिमूव कर देंगे नहीं, इसको रिमूव कैसे करेंगे, मैप क्या करते हैं, नया इटरेट देखते हैं। ओके, ये नया लिस्ट रिटर्न करता है हमें। वर्किंग डेज चाहिए हमें, ये मेरे ख्याल से वो लिस्ट ही जो है वो हो जाएगा, वो ट्राई करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से वो उसको ही रिमूव कर देगा, मेन लिस्ट को ही। हम क्या चेक करते हैं, हमें ऐसा फ़िल्टर लगाना है, इसमें कुछ फ़िल्टर का भी रहेगा ऑप्शन।
ये है क्या? नहीं है। रिमूव भी करते हैं, ठीक है। एलिमेंट इज नॉट सिलेक्टेड, इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। प्रिंट करते हैं ए को, क्या हुआ फिर भाई? ओके ओके, मैं आपको बोल रहा था। ये सीधा मेन लिस्ट को एडिट कर देगा। मतलब अगर मैंने ये चेक किया है और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, बिल्डिंग 2 हो रहा है, लेकिन वैल्यू रिमूव है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, एक काम करते हैं, सिलेक्टेड वर्किंग डेज ले लेते हैं और फिर लिस्ट डॉट फ्रॉम ओके। मैं ये कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, तो कॉल कर रहा हूँ क्या मैं? साइन अप पेज पे लॉगिन क्यों दिख रहा है? किधर गया है वही यार? मैं कब से सोचो, कुछ रिप्लाई क्यों नहीं ले रहा है? मैं वही बोल रहा था ना कि ये मेन लिस्ट को ही सीधा रिमूव कर देगा वहाँ से, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि तो एक काम करते हैं, वेयर टेम्पररी वर्किंग डेज ले लेते हैं लिस्ट डॉट फ्रॉम से। एक हम क्लोन जैसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो टेम्पररी वर्किंग डेज रिमूव वेयर एलिमेंट इज क्या हो गया? एलिमेंट डायनेमिक क्यों दिख रहा है? वर्किंग डेज मॉडल एलिमेंट इज नॉट सिलेक्टेड। तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट से रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक और बार हम करके देखते हैं कि जो मेन लिस्ट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो वो पूरा बैंड बच गया इसका। फिर से इनिशियलाइज हुआ, सारे लिस्ट आ गए उसके पास, मंडे ट्यूसडे साइन। ओके, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास
चेक कर लेते हैं हमारे पास मंडे और ट्यूसडे आ रहा है कि नहीं। टेम्पररी वर्किंग डेज डॉट मैप ई डॉट कोड डॉट टू लिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास मंडे और ट्यूसडे आ रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, इस वजह से ये वो बिल्डिंग 2 प्रिंट हो रहा है। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे है। आपको नेट पे ढूंढना होगा, फिर उसका वैलिडेशन लगाना होगा। तो वैलिडेशन कुछ इस तरीके का रहेगा कि एक फॉर्म करके एक विजिट है फ्लटर में, कर ही ले क्या, फॉर्म करके विजिट है एक फ्लटर में, और उसमें की पास करना रहता है। की पास करने के बाद आपके जितने सारे टेक्स्ट फील्ड है, ओके, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे के पास एक वैलिडेटर आता है। ओके, तो आपको इसको टेक्स्ट फील्ड को भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड करना पड़ेगा। ये वैलिडेटर करके एक पैरामीटर आता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले हमारा टेक्स्ट फील्ड कौन सा है, फुल नेम वाला है। तो वैलिडेटर वैल कर देते हैं, वरना हमें अजीब तरीके का कुछ तो देगा। वैलिडेटर, इसमें क्या करेंगे, अगर कोई मान लो ऐसा यूज़र है, अगर वो डायरेक्टली आ रहा है और सीधा साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा है, तो इस केस में हमारा क्या होएगा कि इसमें बोलेगा कि जेसन सपोर्ट, हाँ बेसिकली मतलब एक्सेप्शन ये तो हम हैंडल करते हैं, ये कुछ अलग ही एक्सेप्शन है। अरे यार कितना, तो अगर आपको अनकॉट एक्सेप्शन की इसको अनचेक कर दोगे तो ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपको ऐसा करना है कि चेक लगाना है कि यूज़र एम्प्टी कुछ जैसे कि टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी ना हो, फिर मतलब फुल नेम एम्प्टी ना हो, और फिर फुल नेम मिनिमम कैरेक्टर 5 का रहना चाहिए, ये सब अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वैलिडेशन इज वैल्यू इज़ एम्प्टी। सो मैं क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ। ये नल वैल्यू भी रह सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नल भी रहेगा तो मैं बोलूँगा कि भाई this field can't be empty। ओके, अगर आपका सारे कंडीशन हो गया, जैसे कि अभी मैं एक ही कंडीशन लगा रहा हूँ, दिस फील्ड कांट बी एम्प्टी, ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न नल कर देता हूँ। तो नल से क्या होएगा कि हाँ भाई मेरा सारा जो भी कंडीशन था, आप एल्स इफ करके और भी लगा सकते हो। अगर सब कुछ हो गया हो तो एल्स में आएगा, तो नल रिटर्न होएगा, और फिर ये वैलिडेटर को बोलेगा भाई जो भी वैलिडेशन था मेरे सब क्लियर हो चुका है मेरी तरफ से, आप आगे वाला टेक्स्ट फील्ड को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हमें एक विजिट आती है रैपिड विजिट फॉर्म करके, और यहाँ पर जो है मेरे को ग्लोबल की फॉर्म स्टेट, ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। वेयर फॉर्म की ग्लोबल की विद फॉर्म स्टेट, ओके यही है शायद, देखना पड़ेगा मुझे भी।
फ्लटर फॉर्म वैलिडेशन विथ स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, फ्लटर फॉर्म की फॉर वैलिडेशन। बराबर, ठीक है। इसमें हमें की पास करना है तो हम फ्लटर फॉर्म की पास कर देते हैं, ठीक है। अब साइन अप से पहले क्या होएगा, जब हमने जो अभी फॉर्म की का एक बनाया है उसमें हम करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, अगर ये जो रिटर्न सब जगह नल मिल गया है इसको, तो ही ये हमारा जो है सेव का एपीआई जो है कॉल होगा, ठीक है। आपको वो स्नैक बार देने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट फील्ड के लिए कि हाँ भाई प्लीज़ एंटर द फुल नेम, ये सब चीज़ें। एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसको। अरे सॉरी, ठीक है। देखो तो ये वैलिडेटर में बोल रहा है दिस फील्ड कांट बी एम्प्टी, ओके। सो और भी जगह हमें लगाना है, तो साइन अप पे आते हैं और इस वैलिडेटर को कॉपी करते हैं। मैं सिर्फ अभी एक ही लगा रहा हूँ, आपको आपके लिए टास्क है, आप यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, ये सब आपको फील्ड लगाना है। फिर ये वैलिडेशन जो है अभी आपको ये सब लगाना पड़ेगा यूज़र नेम पासवर्ड के लिए और कंपनी आईडी के लिए। एक बार मेरे को डाउट है, अगर मैं वैलिडेटर यहाँ लेता हूँ और मैंने वैलिडेटर जो है इसमें भी डाल दिया कंपनी आईडी के लिए, ओके। मैं सेव करता हूँ, चलो रिस्टार्ट करता हूँ। मतलब मुझे एक सिनारियो टेस्ट करना है, जैसे कि अभी मैंने दो जगह से वैलिडेशन लगाया, एक फुल नेम के लिए लगाया है मैंने और एक कंपनी आईडी के लिए, और मैं अभी साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोला कि भाई ये दोनों फील्ड जो है एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एडमिन हूँ, तो मैं जब साइन अप करूँगा, ठीक है, ये डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। मतलब मेरा ये डाउट था कि अगर वो वाली विजिट जो है एम्प्लॉय वाली कि ये कंपनी आईडी जो है, अगर विजिट ड्रॉ हुई है स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी वैलिडेशन वो चेक करेगा कि नहीं करेगा, बट उसने नहीं किया क्योंकि वो विजिट्री से रिमूव हो चुका था, ठीक है। तो मेरा वो डाउट था। तो आप अभी आपके लिए एक टास्क है, आपको सब जगह वैलिडेशन लगाना है, ऐसा वैलिडेटर यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यहाँ पर आपको स्नैक बार लगाना पड़ेगा। ये वैलिडेशन मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ता हूँ, यहाँ पर आप वैलिडेशन लगाना इफ़ करके कि इफ़ स्टार्ट टाइम डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी और एंड टाइम इक्वल टू एम्प्टी, या फिर इसमें से कोई भी एक भी चेक नहीं है तो आपको एक मैसेज स्नैक करना पड़ेगा, गेट डॉट स्नैक बार टाइटल और फिर मैसेज कि एरर टाइटल रख देना, और मैसेज में जो भी आपका फील्ड का जो वैलिडेशन का एरर रहेगा वो आप ये कर देना, ठीक है। तो आपके लिए ये टास्क है, आप ये करना। फिर अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें साइन अप करना है। तो क्या हो रहा है, साइन अप क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक यूज़र नेम लेता हूँ, जैसे कि नीतीश 1 2 3 4, फुल नेम, सॉरी, कट पेस्ट नीतीश गुप्ता। पासवर्ड में मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
ओके, अब समझा मैं क्यों एरर दे रहा था। क्योंकि अभी ये जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, ये किधर एपीआई, ये हमारे लोकली है, ठीक है, लोकली है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंडर में डेस्कटॉप पे यूट्यूब नहीं, ऐप्स, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये मैं आपको जिप फाइल मैंने एकदम इस प्लेलिस्ट का सबसे फर्स्ट वीडियो डाला है कि कैसे इसको सर्वर को स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो वो सब चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताई है उसमें। अगर अभी मेरे को इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे अपना MySQL सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से MySQL स्टार्ट MySQL, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, बट फिर भी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो टर्मिनल में जाके मुझे क्या था, MySQL रूट यूज़र नेम एंड पासवर्ड